जामनगर 2.0 से मैं अरविंद। आज का जीएस का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले कई क्लासेस चल चुकी हैं, आज क्लास संख्या 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, जब बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था। जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके सामने आते रहेंगे, क्रमवाइज आप देखकर आंसर देते रहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ऑप्शन भी साथ रहेंगे। तो ऑप्शन ए महमूद लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने भी लग गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कौन सा सही है। इसमें डी सही है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इब्राहिम लोदी बीएस बाबर लड़ाई, दोनों में लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का नाम था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। देखिए साथियों, इब्राहिम लोदी बीएस बाबर के बीच मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इसे पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं। इसमें बाबर ने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग किया था सबसे पहले, इसी में किया था। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि तुगलमा युद्ध नीति किसने शुरुआत की थी, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो ये बाबर ने प्रयोग किया था। कब किया था? 12 अप्रैल 1526 में। तोपखाने का प्रयोग कौन किया था? बाबर ने ही किया था। कब किया था? 12 अप्रैल 1526, जिसे हम इतिहास में पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, बताइए। तो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सी है। सी 360 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पूरी करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमकर पूरी करती है। एक देशांतर की दूरी पूरी करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट। पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी पूरी करने में 4 मिनट लगता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनता है, गोरे किसे कहते हैं? 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और एक देशांतर की दूरी पूरी करने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन भी सामने है, पढ़िए और पढ़कर उत्तर दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में डी सही है, 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह भी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न, फटाफट आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4, ऑप्शन भी आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, यही ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा, सबसे कम उम्र के पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के या युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे यही 1923 में दिल्ली, स्थान कौन सा था? दिल्ली। कब? 1923 में अध्यक्ष थे दिल्ली के। और ये सबसे प्रथम, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5, बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन का कौन सा आंसर कौन मिलेगा इसमें बताइए आप। आय व्यय बजट से क्या अभिप्राय है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? पेसमेकर का संबंध आपको बताना किससे है? प्रश्न संख्या 6 में पेसमेकर का संबंध 6 का डी, हृदय। मनुष्य का हृदय ये 4 कोष्ठों का होता है, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप जानते रहेंगे तो बताएंगे 4 चैम्बर होते हैं। कितने कोष्ठों की संख्या होती है? 4। इसे कोष्ठ भी कहते हैं। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 चैम्बर होते हैं। रक्तदाब को हम 120 से 80 mmHg में मापते हैं। mmHg में मापते हैं। तो इसमें 120 और 80 दोनों के बारे में पूछा जाता है। 80 क्या है? 80 डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक। और ये 120 के बारे में पूछा जाता है, ये सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक। रक्तदाब 120 से 80 mmHg में मापते हैं। सिस्टोलिक किसे कहते हैं? 120 को, 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। स्पेग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। 120 और 80 के मध्य मापा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7, भारत का वह प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। तो भाषा के आधार पर कौन सा हुआ है? इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में एक नेता थे जिनका नाम रामुल्लू था। रामुल्लू, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करने के लिए अनशन पे बैठ गए। सरकार ने इनकी ना मानी, तो ये लगभग 58 दिनों तक आमरण अनशन पे थे। 58वें दिन में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पीएम नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम थे नेहरू जी ने
एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। इनके मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। अब ये भी पूछता है इसका गठन कब किया गया। 1 अक्टूबर 1953 में गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953 में गठन किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रश्न संख्या 8, अप्रतिकारी गैस के बारे में बताना है। तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये सही है। चलिए अब आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, डीएनए संरचना का मॉडल कौन दिया था, यही बताना है। तो इसमें डी सही है, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। तो साथियों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 10। तीस्ता नदी एक जल विवाद है, उस जल विवाद के बारे में हम लोग समझते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद क्या है, तीस्ता नदी जल विवाद क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पहले ये देखते हैं। प्रश्न में ऑप्शन बी सही है, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यह तीस्ता नदी सिक्किम से पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, सिक्किम से पश्चिम बंगाल, बंगाल होते हुए ये जो है चली जाती है बांग्लादेश देश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में विलय इसका हो जाता है तीस्ता नदी का। तो यही भारत और बांग्लादेश दोनों में विवाद है, किस नदी को लेकर, तीस्ता नदी को लेकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 11, पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 11, ऑप्शन भी सामने है, आपको उत्तर देना है। इसमें इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 12 में चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। तो बताना इसमें ऑप्शन डी सही है, डेसिबल, डेसिबल, ऑप्शन डी डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। ये भी प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है, फिर द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है। कभी कभी ये भी पूछता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड है, कहाँ, वायु में ध्वनि की चाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, ल्यूमेन किसका मात्रक है, आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 13, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। 14 देखिए आपके सामने है, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था, यही बताना है, भारतीय संविधान का संशोधन। प्रश्न संख्या 14, चलिए बताइए कब हुआ था। इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, ऑप्शन में है 1951, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची
को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने है, पढ़िए और ऑप्शन भी आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 15। अशोक महान किस वंश के शासक थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए मौर्य वंश के शासक हैं, मौर्य वंश के शासक हैं। आप जानते हैं जैसा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार के ये लड़के थे अशोक, लड़का था। किसका लड़का था? बिंदुसार का। सबसे पहले अशोक के शिलालेख, इनके शिलालेख को सबसे पहले खोजा गया था। खोजने का श्रेय पी पैंथेलर को जाता है, पी पैंथेलर को जाता है। खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी? शिलालेख की। सबसे पहले पी पैंथेलर ने खोज की थी। अशोक के शिलालेख सब मिलाकर संख्या इसकी कितनी थी? 14 थी, संख्या 14 थी। इसकी कई भाषाएं थीं, इसमें लगभग 4 भाषाएं थी। ब्राह्मी थी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। अशोक के शिलालेख जो थे पढ़ने में सफल जेम्स प्रिंसेप हुए थे। कौन हुए थे? जेम्स प्रिंसेप पढ़ने में सफल हुए थे अशोक के अभिलेख को। जो अभिलेख इनका था, अशोक के अभिलेख, इस अभिलेख को पढ़ने में सफल जेम्स प्रिंसेप हुए थे। कौन हुए थे? जेम्स प्रिंसेप हुए थे। और स्तंभ लेख भी थे इनके। स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। कितनी संख्या थी? 7 थी। शिलालेख कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख उसके आधा 7 थे। ये जो है 4 भाषाओं में थे। कौन कौन भाषाएं थी? इसकी भाषा थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। स्तंभ लेख केवल एक भाषा में था, वह भाषा थी ब्राह्मी लिपि थी। कौन थी? ब्राह्मी लिपि थी। साथियों आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा।